Good morning, dear students. Today we will continue with chapter 5 When People Rebel. Okay, तो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 हिस्ट्री का When People Rebel. तो I had already explained you how the British East India Company tried to capture the ruling power of the kings. तो मैंने आपको इसके पहले टॉपिक्स में पढ़ाया किस प्रकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कई राज्यों को अपने पॉलिसीज़ के द्वारा या अपने ताकत के द्वारा अपने अधीन करती चली जा रही थी। इसके तहत उन्होंने मुग़ल एम्पायर का एंड किया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो बहादुर शाह जफ़र है वो लास्ट मुग़ल एम्पायर रहेंगे। उनके मौत के बाद उनके परिवारों को लाल किले से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत उन्होंने कई सारे राज्यों को जिनके खुद का कोई वारिस नहीं होता था उसे अपने अंडर में ले लिया। सब्सिडरी अलायंस के द्वारा उन्होंने अवध जैसे राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। कई सारे राजा और नवाब की पावर जो थी उसे उन्होंने कम कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ उन्होंने पॉलिसी अपनाई। क्यों? क्योंकि वे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर को अपने अधीन करना चाहते थे। तो हम कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक से। Failed negotiations of the ruling families. The many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest, but they failed. तो इस प्रकार कई सारी ऐसी राज्य थी छोटे बड़े जिन्होंने कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिक्वेस्ट की थी कि उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया जाए, उनसे ना छीना जाए, परंतु ब्रिटिशर्स ने उनकी एक ना सुनी। क्यों? कुछ पॉलिसी थी जिनमें एक थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स पॉलिसी, जिन्हें उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इम्प्लीमेंट किया था, जिसके तहत अगर कोई राजा अपना खुद का कोई वारिस नहीं है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके राज्य ब्रिटिश के अधीन आ जाएगा। ठीक, उन्हीं में से एक थी झांसी, जिसके राजा जो थे वो उनकी कोई खुद की संतान नहीं हुई और उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिशर्स ने झांसी को अपने अधीन करना चाहा। तो रानी लक्ष्मीबाई जो उस समय उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट की कि उनके इस गोद लिए हुए बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी या राजा घोषित किया जाए, पर ब्रिटिशर्स ने उनकी इस बात को ना मानी और झांसी को अपने अधीन करने की चेष्टा की। उसी प्रकार एक और नवाब थे, सिमिलरली नाना साहेब जो थे वो भी गोद लिए हुए बेटे थे, उनको गोद लिया गया था पेशवा बाजीराव के द्वारा। तो जब पेशवा बाजीराव की मृत्यु हुई तो नाना साहब ने पेंशन की डिमांड की ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, रीज़न बताया कि वे गोद लिए हुए हैं। तो इस प्रकार ब्रिटिशर्स कई सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर राज्यों को अपने अधीन करते चले जा रहे थे। Annexation of Awadh. A subsidiary alliance was imposed on Awadh in 1801 and it was fully taken over 1856. तो जो सब्सिडरी अलायंस, तो जो पॉलिटिकल या राज्य से संबंधित मसले होते थे वो राजा या नवाब के द्वारा देखे जाते थे, और जो इकोनॉमिक से रिलेटेड मैटर रहता था, टैक्स लेना या पैसों का हिसाब किताब, वो ब्रिटिशर्स अपने अधीन रखते थे। लेकिन 1856 आते तक के ब्रिटिशर्स ने अवध के राजा को वहाँ से हटा दिया या नवाब को हटा दिया और रीज़न दिया कि वे ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण अवध को ब्रिटिश अपने अधीन में लेती है। The peasants and the sepoys. The peasants were not happy with the high taxes and the rigged method of revenue collection. Many peasants had lost the lands and they had been tilling the generation because of their failure to repay their loans. तो खाली जो हमारे सामंत मतलब कि राजा महाराजा या फिर जमींदार थे बड़े बड़े, वे ही अकेले परेशान नहीं थे। जब उनकी स्थिति इससे खराब थी तो हमारे यहाँ जो छोटे कामगार लोग थे या पीजेंट्स थे या लेबर कास्ट थी,
वो उनसे ज़्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनसे हाई रेवेन्यू लिया जाता था और टैक्स वसूलने का जो तरीका था बहुत गलत था। जब वे टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, उनके घर द्वार ले लिए जाते थे। ठीक है, इस प्रकार जो ये टैक्स पे या रेवेन्यू का सिस्टम था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को चला जाता था। The Indian sepoys were not happy about their pay, allowance, and the condition of service. Some of them new rules violated their religious। ओके, तो जो सिपॉयज मतलब कि ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय सैनिक थे वे भी उनके पॉलिसी से हैप्पी नहीं थे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। किस प्रकार से? तो जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी, अच्छे से रहने के लिए घर और खाने का अच्छा उनको इंतज़ाम मिलता था। लेकिन हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनको उनके मुकाबले ना तो ठीक प्रकार से भोजन की व्यवस्था की जाती थी और ना ही सैलरी दी जाती थी। इस प्रकार से वे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से नाखुश थे। बिलीफ अगेंस्ट द COH एंड इट्स इम्पैक्ट। तब हम आगे पढ़ते इसमें कि बिलीफ अगेंस्ट द COH। तो आज से कुछ सालों पहले तक ये विश्वास किया जाता था कि समुद्र पार करके हमारे भारत में यह मान्यता थी कि सब लोग जो है समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, जो एक प्रकार का अंधविश्वास था। तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? The Hindus believed that crossing the sea would be mean that they would lose their reason and the caste. In 1824, when the sepoys were told to go to Burma by the sea route, they refused to follow the order. However, they agreed to go by a land route. For this, the sepoys were severely punished. The company passed a new law in 1856. The new law made it mandatory for a sepoy to agree to serve the overseas if required। तो जो हमारे भारतीय परंपरा या जो भारतीय रीति रिवाज थे उसके अनुसार उस समय समुद्र के रास्ते ट्रैवल नहीं किया जाता था। लोग ये मानते थे अगर इस प्रकार से करते हैं तो वो अपनी जाति और धर्म को खो देती है। तो इन 1824 when the सिपाहीज were told to go to Burma, तो 1824 को भारतीय सैनिकों को बर्मा जाने के लिए बोला गया था समुद्र के रास्ते। तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कारण क्या बताया कि इससे हमारा धर्म की हानि होगी। तो वे तैयार थे बाय लैंड रूट जाने के लिए, तो वो रास्तों से जाने के लिए तैयार थे, समुद्री रास्तों को उन्होंने मना कर दिया था। तो इसी के चलते तो जो ब्रिटिशर्स थे एक पॉलिसी या एक उन्होंने प्रोटोकॉल पास किया जिसके तहत जो भी ब्रिटिश आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहा है, जो भी सिपाही है, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो आपका इंडियन हो, उसे ज़रूरत होने पर समुद्र के रास्ते से जाना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जब उन्हें बर्मा जाने के लिए बोला गया था तो बहुत से भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया था। इस कारण मोस्ट ऑफ द सिपाहीज वेयर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, दे हैड द फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, सो दे ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। तो उसमें जो अधिकतर जो ब्रिटिशर्स के आर्मी में जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वे हमारे इंडिया के कंट्री साइड मतलब गांव देहात के थे। तो इस कारण उनको उतना नॉलेज नहीं था कि हमारे देश में क्या चल रहा है। वो देख सब रहे थे पर उनमें उतनी समझने की शक्ति नहीं थी। Now, responses to the reforms. The British took the several steps to reform the society. The new laws were passed against the practice of sati. A law was also passed to encourage the widow remarriage। तो देखिए इसमें कुछ उन्होंने सोशल रिफॉर्मेंस की भी कोशिश की, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए कि वे उनकी भलाई चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के मन में उनके प्रति द्वेष हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने सती प्रथा जो थी हमारे भारतीय समाज में कि अगर किसी लेडीज का हस्बैंड की मौत हो जाती तो उसे उसी के साथ जला दिया जाता था, जिसे सती कहते हैं। तो इस प्रकार की सती प्रथा उन्होंने बैन करवाई। उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी प्रोत्साहन किया, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि जो विडो
या कोई लेडी जो विडो है उसकी दोबारा शादी कर किया जाए। तो इस प्रकार उन्हें बहुत सी पॉलिसी हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए भी ड्राफ्ट की थी। The company officially promoted the English language. After 1830, the Christian missionaries were allowed to function freely and they could even own the land and property. तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी कंपलसरी किया और 1830 के आसपास उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्हें फ्री हैंड कर दिया कि वे अपनी ज़मीन ले सकते हैं, स्कूल ओपन कर सकते हैं, सोसाइटी फॉर्म करके स्कूल्स इस्टेब्लिश करके या कॉलेजेस इस्टेब्लिश करके चला सकते थे। In 1850, the new law allowed the Indian who had converted the Christian to be inherit the property of his ancestor. This law made it easier to convert to Christianity. In 1850 के इसमें आसपास उन्होंने जो भी हिंदू या जो लोग क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लेते थे उनको वो बहुत सी सुविधाएं देते थे। वे अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी के इनहेरिट मतलब वारिस कहलाते थे। ब्रिटिशर्स ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी अपनी अधीन नहीं करती थी। वे उनको स्कूलों में बहुत सी रियायत देते थे, फीस कंसेशन जैसे हो गया फॉर द एग्जांपल, या फिर लैंड लेने पे टैक्स नहीं दिया जाता था, रेवेन्यू माफ़ कर दी जाती थी। इस प्रकार की बहुत सी सुविधाएं जो थी ब्रिटिशर्स ने उन लोगों के लिए दी थी जो अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाते थे। A feeling was developing among the most of the Indian that British were trying to destroy their religion, social customs and traditions, a way of a life. However, there were some other who wanted to get rid of many of these social evils. तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के मन में ये भावनाएं आने लगी कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी पॉलिसी के द्वारा ना खाली भारतीय राज्य को हड़प रहे हैं बल्कि हमारे कई सारे कस्टम्स के विरुद्ध ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म के लिए हानिकारक थी। तो उन्होंने इसको दूसरी नज़रिए से देखा कि ये हमारी सोसाइटी के लिए इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। जैसे उन्होंने दो एक काम अच्छे किए थे, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा उन्होंने बंद करवाई, उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए प्रोत्साहन दिया जो बहुत ही ज़रूरी था भारतीय समाज के लिए। Immunity to popular rebellion. The rebellion of May 1857 threatened the company a very presence in India. The immunity which started from the cantonment in the Meerut. ओके तो देखिए, तो मेरठ इम्यूनिटी मतलब कि एक क्रांतिकारी कदम जो था वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा मेरठ में से शुरू किया गया था। उन्होंने उस समय जो बुलेट यूज़ की जाती थी राइफल के लिए उसमें पिग और काऊ का मीट हुआ करता था, तो जिसका उन्होंने विरोध किया और ये विरोध इतना बढ़ा कि जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया मंगल पांडे ने और बाकी अदर सोल्जर्स ने। तो इस इम्यूनिटी को बड़ी बेरहमी के द्वारा ब्रिटिशर्स ने दबा लिया। ओके, दिस इज द पार्ट सेकेंड। द पार्ट थर्ड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड।